नमस्कार दोस्तों, सभी साथियों का इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है और अभिनंदन है। लगातार हमारी पॉलिटी की सीरीज 500 क्वेश्चन, टॉप 500 क्वेश्चन वाली सीरीज चल रही है। आप भारत में किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो फिर अगर इंडियन पॉलिटी आपके सिलेबस में है तो वहां से प्रश्न जरूर पूछा जाएगा और अपने इस टॉप 500 क्वेश्चन में से आपको प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। या तो प्रश्न डायरेक्टली छपेगा या फिर आपको इनकी व्याख्या से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिएगा, आपको इन क्लासों में से प्रश्न मिलेगा। इससे पहले भी हमारी क्लास हो चुकी है, अगर आपने नहीं देखी तो उन क्लासों को भी आप जाके जरूर देखिएगा और उन क्लासों को देखने के बाद आप जरूर बताएगा आपको ये क्लासें कैसी लगी। और आज भी हमारे जितने भी क्वेश्चन है हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन छपने लायक है भैया, ठीक है ना। एक भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं जाएगा कि इससे क्वेश्चन नहीं आ सकता। चलिए, उम्मीद करता हूं आप सबकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी, आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और इसी उम्मीद के साथ में हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आप ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हर टॉपिक, हर क्वेश्चन आपको एक पूरा नॉलेज दे, जिससे का कारण आने वाले एग्जाम के अंदर आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ में हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, तो आप ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करें। देखिए पहला क्वेश्चन, और हाँ एक बात और समझ लीजिएगा, अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, तब तक मैं आपको यहां पर इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी देता हूं। तो देखिए पहला है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में कुछ कथन दे रखे, ऐसे ही प्रश्न आते भैया। आजकल वो सिंपल वाले प्रश्न वाला फॉर्मूला अब नहीं बैठता भी, कंपटीशन बहुत हाई हो गया है, इसलिए प्रश्न इस टाइप के ही आते हैं और अधिकतर कथन वाले क्वेश्चन आते हैं और वो ही काफी अच्छे लेवल वाले बनते हैं, ठीक है ना। तो देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में कौन सा कथन गलत है या फिर सही है, यह आपको बताना है, तो ध्यान रखना है ना। अब देखिए, पीड़ित व्यक्ति की याचिका प्राप्त होने पर ही मानवाधिकार आयोग के हनन की शिकायत पर जांच कर सकता है, सवत नहीं कर सकता। या फिर मानवाधिकार आयोग के हनन का कोई मामला अगर किसी अदालत में लंबित है तो उसमें किसी भी हालत में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अब देखिए उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, अब आपको बताना है इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है। क्या पीड़ित व्यक्ति याचिका प्राप्त होने पर ही मानवाधिकार के हनन की शिकायत की जांच कर सकता है, या फिर मानवाधिकार के हनन का कोई मामला अगर किसी अदालत में लंबित है तो उसमें किसी भी हालत में हस्तक्षेप नहीं कर सकता मानवाधिकार आयोग। क्या केवल एक सही है, या फिर केवल बी सही है, या फिर दोनों ए और बी सही है, या फिर न ए न बी। इसका आंसर यह है ना तो ए सही है और ना ही बी सही है। क्या मतलब ये लिख रखा ना कि पीड़ित व्यक्ति की याचिका प्राप्त होने पर ही मानवाधिकार के हनन की शिकायत पर, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई दूसरा भी अगर शिकायत या फिर याचिका दायर करता है तो भी सुनता है, ठीक है। और ये लिख रखा है मानवाधिकार के हनन का कोई मामला अगर किसी अदालत में लंबित है तो फिर उसमें किसी भी हालत में हस्तक्षेप कर सकता है, हस्तक्षेप कर सकता है। इस कारण ये लिख रखा है नहीं, ये नहीं से ही गलत हुआ भाई, ठीक है। अब देखिए जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, अब ध्यान से देख लेना भाई, मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जो ध्यान रखना एक कई बार प्रश्न पूछा गया, यह एक साविधिक आयोग है। कैसा? साविधिक आयोग है। कैसा आयोग है? साविधिक आयोग है। कैसा आयोग है? साविधिक आयोग है। क्यों है? क्योंकि यह साविधिक आयोग इसलिए है क्योंकि इसका जो गठन है वो एक विधि के द्वारा होता है, जो कि एक्ट के द्वारा होता है। और ये एक्ट कब का है? 1993 का एक्ट है। भैया ध्यान रखना, 1993 के एक्ट के द्वारा ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई है, तो यह आपको पता होना चाहिए। अब कब की गई तो आपको ध्यान रखना है 12 अक्टूबर 1993 को, 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई। इसके अंदर सदस्य कितने हैं तो ध्यान रखना, सदस्य की संख्या कितनी है, कई बार पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखना 1 प्लस कितने 12, जिसमें से क्या है 7 तो है वो पदेन सदस्य, ध्यान रखना 7 इसके अंदर पदेन सदस्य होते हैं, 5 इसके अंदर पूर्णकालिक सदस्य होते हैं भैया,
ठीक है ना। ये दोनों सदस्य अलग अलग है, 7 सदस्य तो पदेन सदस्य है जो किसी ना किसी पद पर बैठे हुए हैं, और 5 है वो पूर्णकालिक सदस्य है। टोटल इसके 13 सदस्य है भैया, टोटल 13 सदस्य है। ठीक है, अब देखिए जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? अध्यक्ष की नियुक्ति है वो कौन करता है, या फिर इनको हटाता कौन है? इनको हटाता कौन है? तो ध्यान रखना दोनों ही प्रक्रिया कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं, भारत के राष्ट्रपति महोदय करते हैं। इनको हटाना हो, इनकी नियुक्ति करना हो, दोनों के दोनों कार्य राष्ट्रपति महोदय करते हैं। उसके अलावा आप यहां देखिए जो इनका कार्यकाल होता है यही सबसे इंपॉर्टेंट है भैया। कार्यकाल कई बार पूछा गया प्रश्न है, और कार्यकाल कितना होता है? 3 या फिर 70। ध्यान रखना 3 70 है, 3 वर्ष है और 70 साल है अधिकतम उम्र। तो ये दोनों आपको पता होना चाहिए, दोनों के दोनों आपको पता होना चाहिए। और ये यहां से प्रश्न कई बार पूछा गया है कि इनकी उम्र कितने, तो अगर इनका कार्यकाल 3 होता है, अधिकतम उम्र 70 वर्ष है भैया, 70 वर्ष। ठीक है ना। और क्या, और एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये आता है, क्या इनकी पुनर्नियुक्ति हो सकती है? पुनर्नियुक्ति, ध्यान रखना, पुनर्नियुक्ति हो सकती है? तो नहीं हो सकती, पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती। मैं बार बार बोल रहा हूं, इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती। और जो इनके सदस्य है, ये अध्यक्ष है, उन अध्यक्ष को नियुक्ति के लिए एक समिति बनती है, और वो समिति सिफारिश करती है राष्ट्रपति महोदय को। और उस समिति का बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि इसके समिति के में अंदर कौन कौन सदस्य हैं। ध्यान रखना इसके अंदर 6 सदस्य है टोटल, जिसमें एक तो प्रधानमंत्री खुद है, ठीक है, एक है आपके लोकसभा के विपक्ष के नेता है, लोकसभा में विपक्ष के, सॉरी, लोकसभा और के विपक्ष के नेता, ठीक है, और एक है आपके राज्यसभा के विपक्ष के नेता, ठीक है। उसके अलावा एक है आपके 4 नंबर पर लोकसभा के स्पीकर, और एक है आपके राज्यसभा के सभापति, और एक सबसे इंपॉर्टेंट है वो है भारत के गृह मंत्री जो कि अमित शाह। अब देखिए ये 6 पद है, 6 सदस्य है इसके अंदर। प्रधानमंत्री खुद इस समिति के अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा राज्यसभा दोनों के विपक्ष के नेता हैं, और लोकसभा के स्पीकर, राज्यसभा के सभापति और गृह मंत्री। ये ध्यान होना चाहिए ये प्रश्न, क्योंकि यहां पर गृह मंत्री भाई एक ऐसी समिति भी है जिसके अंदर भारत का कैबिनेट मंत्री भी शामिल है। वो आपको बताना है कमेंट करके, वो कौन सा भारत के अंदर कौन सा आयोग है जिसके अंदर एक समिति बनती है जिसके अंदर कैबिनेट मंत्री शामिल है, वो आपको कमेंट करके बताना, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, ये समिति नाम डिसाइड करेगी अध्यक्ष का, और अध्यक्ष का नाम देगी, और उन अध्यक्ष का नियुक्ति करेगा कौन? भारत का राष्ट्रपति। उसके अलावा आप ध्यान रखना यह एक सलाहकारी संस्था है, ठीक है ना, सलाहकारी। ये कोई भी, ध्यान रखना, कुछ भी शिकायत खुद भी सुन सकते हैं, यानी कि सलाहकारी है, ये दंड नहीं दे सकते, ये सजा नहीं दे सकते, ये भी ध्यान रखना। उसके अलावा ये 1 वर्ष से पुराना मामला नहीं सुनता है भैया, 1 वर्ष से पुराना, 1 वर्ष तक अगर पुराना मामला 1 वर्ष से पुराना मामला हो गया तो ये नहीं सुनेगा, ये भी ध्यान रख लेना, 1 वर्ष से पुराना मामला नहीं सुनेगा। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट, एक तो पुनर्नियुक्ति नहीं होती है, कार्यकाल 370 है, 1 वर्ष से पुराना मामला नहीं सुनेगा, यह समिति का जरूर ध्यान रखिएगा। यहां से प्रश्न आता है। नियुक्ति ध्यान रखना राष्ट्रपति महोदय करते हैं। सदस्य बहुसदस्य ध्यान रखना, 1 + 12 7 पदेन 5 पूर्णकालिक। नियुक्ति और हटाना दोनों प्रेसिडेंट करते हैं, और हटाने की प्रक्रिया अक्षमता और कदाचार लिख रखा है, वही जांच के द्वारा उसके बाद में हटते हैं, ठीक है ना। और उसके अलावा सलाहकारी संस्था है, वो आपको मैंने पहले बता दिया, 1 साल से पुराना मामला ये देखता नहीं है, और उसके अलावा ये खुद भी देख सकता है, न्यायालय के अंदर मामला है तो भी ये देख सकता है, लेकिन सैनिक वाला कोई मामला है तो ये नहीं देखता है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। ये चीजें थी इनके बारे में जो आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा 10 दिसंबर को, ये भी ध्यान रखना, 10 दिसंबर को क्या मनाते हैं? 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस भी मनाते हैं भैया, मानव अधिकार दिवस, ये भी आपको पता होना चाहिए, मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो कार्यकाल हो गया, सब कुछ हो गया ना। और इसके अलावा आप ये भी ध्यान रखना, जो भी इसकी संख्या निर्धारण है वो संसद करती है,
ठीक है ना। इनकी संख्या या सेवा शर्तें निर्धारित संसद करती हैं और जब तक ये पद पर बैठे हैं तब तक इनके अलाभकारी कुछ भी कटौती नहीं की जा सकती, ठीक है ना। इनके सेवा शर्तों में कुछ भी कमी नहीं की जा सकती, यह भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो यह था पूरा का पूरा मानवाधिकार आयोग, जो कि एकदम सार्वधिक आयोग है। संविधान के अंदर इनका वर्णन न कर रखा है क्योंकि एक्ट के द्वारा वर्णन कर रखा है, एक्ट के द्वारा इनकी स्थापना की गई, इसीलिए सार्वविधिक है। अगर संविधान के अंदर अगर उल्लेख होता, अनुच्छेदों के अंदर उल्लेख होता तो फिर संवैधानिक हो जाता, ठीक है। तो ये आप सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। प्रश्न या तो सबको याद होता है, या तो वो सदस्य पूछता है, या फिर कार्यकाल पूछता है, या फिर पुनर्नियुक्ति वाला पूछता है, या फिर ये समिति वाला पूछता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन तो हर एग्जाम का फेवरेट है और ये कई बार पूछा भी गया है कि निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा को प्रतिपादित किया था। क्या वो कौन सा मामला है? क्या शंकरी प्रसाद वाद 1951 का है, या फिर सज्जन सिंह वाद जो कि राजस्थान राज्य से संबंधित था वो वाला है, या फिर गोलकनाथ वाद जो कि पंजाब राज्य से था वो वाला मामला, या केशवानंद भारती वाद जो कि केरल राज्य वाला है? तो आप इसको बताइए। अब हुआ यह है कि इस प्रश्न का आंसर तो केशवानंद भारती वाला वाद है। अब इससे पहले हमें कुछ और जानकारी लेनी पड़ेगी क्योंकि संविधान का जो मूलभूत ढांचे का जो परिभाषा है वो केशवानंद भारती मामले में आती है, लेकिन उससे पहले आपको ये दो मामले और याद होने चाहिए। कौन कौन सा? एक तो शंकरी प्रसाद ये कौन सा है? 1951, और एक है आपके ये कौन सा? सज्जन सिंह वाला। तो ठीक है, ये दोनों याद होने चाहिए। 1965 का है। इसमें क्या कह दिया था? हुआ ऐसे था कि केशवानंद भारती, ये मामला केरल राज्य का है, मठाधीश थे केशवानंद जी जो कि आदि शंकराचार्य थे। वहां पर केशवानंद जो कि एक मठाधीश थे, वहां पर कोई भूमि सुधार कानून आता है सरकार द्वारा, केरल सरकार द्वारा लाया जाता है, जो कि भूमि का अधिग्रहण करना था, जो कि मठ की जमीन थी। उस मामले से संबंधित जब इनकी जमीन संपत्ति का अधिकरण करना चाहा सरकार ने, तो फिर ये केशवानंद भारती जी न्यायालय पहुंच जाते और न्यायालय के मामले में जब उच्चतम न्यायालय द्वारा इनके पक्ष में फैसला ना आता तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट मामला जाता है, और सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो फिर ये मामला, उससे पहले ये दो मामले और आ चुके थे। अब देखिए मूलभूत ढांचे वाला ये जो केशवानंद है ये तो प्रसिद्ध हो गया था, लेकिन फिर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहा था संविधान का मूल ढांचा। अब देखिए सबसे पहले शंकरी प्रसाद 1951 वाला मामला आया था। उसके अंदर क्या है ना, संसद ने यहां पर इनकी जमीन वाला मामला था ना, उसके अंदर संसद ने पहले भी वो बदलाव कर चुकी थी कि 31 से संबंधित जो अनुच्छेद थे उसके अंदर कुछ इन्होंने परिवर्तन कर दिया था संपत्ति के अधिकार में। तो संपत्ति के अधिकार को परिवर्तन किया गया और तो फिर ये कोर्ट गए थे शंकरी प्रसाद मामले में और सज्जन सिंह मामले में। ये कोर्ट ने ये कह दिया था कि भाई सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर आप संसद चाहे तो कुछ भी बदलाव कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं। उस पर जो 13 अनुच्छेद है ना, 13(2) वो है ना 368 की परिभाषा के अंदर नहीं आता है, और ये फिर इनमें संशोधन, संविधान के अंदर संशोधन करके अगर किसी के अंदर कोई कानून के अंदर मूल अधिकारों के अंदर बदलाव करती हैं तो वो वैध है। इन दोनों के अंदर वैध मान लिया था उन्होंने, किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। फिर लेकिन गोलकनाथ वाला मामला आता है ना, गोलकनाथ मामले के अंदर वापस से संविधान जो सुप्रीम कोर्ट है वो वही कहता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जो मूल अधिकार है उसके अंदर संविधान संशोधन करके उसके अंदर बदलाव नहीं किया जा सकता। ये ध्यान रखना। गोलकनाथ मामले के अंदर, गोलकनाथ मामला हुआ था 1967 के अंदर। इसके अंदर तो मूल अधिकारों के अंदर, मूल अधिकार के अंदर जो संविधान संशोधन करके इसमें भी परिवर्तन किया जा सकता था, दोनों के अंदर कह दिया, लेकिन यहां पर कह दिया मूल अधिकारों के अंदर संविधान संशोधन करके बदलाव नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर बाद में देखिए वापस से फिर केशवानंद भारती वाला मामला आता है, केशवानंद भारती वाला मामला आता है। और अब इसके अंदर क्या कह दिया, इससे पहले क्या है ना, सब सरकार ने यह कह दिया था कि मूल अधिकार के अंदर बदलाव नहीं कर सकती। उससे पहले सरकार ने क्या कर दिया, सरकार ने 24वां और 25वां संविधान संशोधन कर दिया था और उसके अंदर यह बदलाव कर दिया कि वो 13(2) अनुच्छेद है वो 368 के ऊपर लागू ही नहीं होता है, ठीक है ना। 13(4) जोड़ के
13 4 जोड़ के 368 3 जोड़ दिया एक अलग से अनुच्छेद, और ये बात उसमें लिख दी 24वां संविधान संशोधन करके, 24 और 25 संविधान संशोधन करके कि भाई जो 13(2) है वो 368 के तहत लागू नहीं होता, और सरकार जो संशोधन करेगी संविधान संशोधन, उसके ऊपर राष्ट्रपति महोदय को स्वीकृति देने के लिए बाध्य कर दिया गया। यह बात इनके बाद में हुई थी 1971 में हो गई थी, ठीक है ना, ये दोनों संशोधन, और इन्हीं संशोधनों को फिर जाके यहां पर चैलेंज किया गया, और इस मामले के अंदर फिर इन दोनों मामलों को 24वां संविधान संशोधन तो सरकार ने या फिर सुप्रीम कोर्ट ने रख दिया था, लेकिन 25वें संविधान संशोधन के अंदर जब सरकार ने एक बात और लिख दी थी कि इसकी न्यायिक समीक्षा भी न्यायालय नहीं कर सकता था, उस बात को जब सुप्रीम कोर्ट ने पूरी की पूरी रद्द कर दी, और इसी के अंदर यह फैसला दिया, इसके जो केशवानंद भारती के अंदर जो फैसला दिया था, जो 24 अप्रैल 1973 के ये मामला जब आता है, ध्यान रखना संविधान के 13 जजों की पीठ बैठती है, 7-6 से ये फैसला आता है, ये भी ध्यान रखना। उस समय एहसन सीकरी साहब मुख्य न्यायाधीश थे, ये भी ध्यान रखना आप। और ये फैसला ये आता है कि संसद चाहे संविधान में संशोधन कर सकती है, संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन ध्यान रखना मूलभूत ढांचे को नहीं बदल सकती, मूलभूत ढांचे को नहीं बदल सकती, ध्यान रखना, मूलभूत ढांचे को नहीं बदल सकती। ये क्या परिभाषा हो गई भाई, बदल सकती, ठीक है ना। केशवानंद भारती मामले में यह कह दिया, संसद संविधान के अंदर चाहे जितना संशोधन कर दे कोई दिक्कत नहीं, चाहे मूल अधिकारों को भी कटौती कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर सरकार को यह ध्यान रखना होगा कि जो संविधान का मूलभूत ढांचा है, जो उसकी मूलभूत परिभाषा है, वो चेंज नहीं होनी चाहिए। अब फिर पूछा गया भाई इसकी परिभाषा क्या है, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसको हम परिभाषा समय समय पर देते रहेंगे, ये भी बोल दिया। और लेकिन मूलभूत ढांचे के अंदर यही है, जो भारत का धर्मनिरपेक्षता का कॉन्सेप्ट है उसको आप नहीं बदल सकते, जो मूल अधिकार दे रखे उनका बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं चेंज होना चाहिए, उच्चतम न्यायालय या फिर संविधान भारत के अंदर सर्वोच्च है, यह भी एक मूलभूत ढांचे की परिभाषा के अंदर है, यह कॉन्सेप्ट नहीं बदलना चाहिए। भारत के अंदर संसदीय शासन व्यवस्था है, संघात्मक शासन व्यवस्था है, यह भी एक मूलभूत ढांचे के अंदर आएगा, यह भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो यह सब बताई थी परिभाषा, और इसके अलावा भी इसने बोल दिया कि भाई समय रहते या समय के अनुसार फिर आगे और वे नई नई परिभाषा या फिर मूलभूत ढांचे की परिभाषा हम बताते रहेंगे। तो इसके अंदर यह बोल दिया गया है कि संविधान में मूल अधिकारों में कटौती कर सकती हैं, लेकिन संविधान का मूलभूत ढांचा बदलाव नहीं होना चाहिए। और यह परिभाषा, और यही पूछ रहा है कि परिभाषा किसमें आई थी, केशवानंद भारती के अंदर आई थी, यह आपको पता होना चाहिए। मूलभूत ढांचे के अंदर परिवर्तन नहीं कर सकती, यह परिभाषा 24 अप्रैल 1973 एहसन सीकरी साहब थे, और यह परिभाषा आपके 1973 में आ गई थी। और 25वां संविधान संशोधन के अंदर जो सेकंड भाग था उसका, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा को कम कर रहा था, उसको भी रद्द कर दिया, असंवैधानिक घोषित कर दिया। और जब मूल ढांचे की परिभाषा का अगर प्रश्न आया है, तब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून को रद्द कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, ये तीनों अलग अलग का, ये भी मूलभूत ढांचे के अंदर है, ये भी आप ध्यान रखना। और इसी को एक हवाला देते हैं, 99वां संविधान संशोधन भी आया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने पूरा का पूरा असंवैधानिक घोषित कर दिया। उन्होंने बोला कि वो मूलभूत ढांचे का उल्लंघन भी करता है, और न्यायपालिका के अंदर विधायिका का हस्तक्षेप भी हो रहा था। इस कारण तो ये मूलभूत ढांचे की परिभाषा ध्यान रखना, केशवानंद भारती मामला जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और मूलभूत ढांचे की परिभाषा इसके अंदर आई है। अब मूलभूत ढांचे की परिभाषा मैंने बता दी, संविधान की सर्वोच्चता, संसदीय शासन व्यवस्था, संघात्मक व्यवस्था, मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य, ये सभी संविधान की सर्वोच्चता, ये सब की सब भारत की मूलभूत ढांचे की विशेषताएं हैं। क्योंकि अब जो संविधान सभा ने जो संविधान लिखा था उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो ही अभी बदल देंगे, तो फिर नया संविधान एक तैयार हो जाएगा भाई। इस हिसाब से जो पुराना जो संविधान सभा ने जो स्ट्रक्चर तैयार किया है संविधान सभा का वो रहना चाहिए, उसके अंदर बदलाव नहीं होना चाहिए। बाकी आप जितना चाहो कुछ भी बदलाव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज थी। चलिए आप आगे क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय का प्रावधान है? कल हमने हाईकोर्ट के बारे में देखा, आज उच्च न्यायालय के बारे में देख लेते हैं। देखिए क्या है वो 124 से 147 है, या फिर 214 से 231 तक है, या 52 से 78, या फिर 63। तो इस प्रश्न का आंसर देखिए, हाईकोर्ट का वर्णन संविधान के भाग कौन से में? भाग 6 में है, यह भी आपको पता होना चाहिए। अनुच्छेद कहां से कहां तक है? तो अनुच्छेद 214 से लगाकर 231 तक इनका वर्णन कर रखा है। इसका सही आंसर तो यह है। अब देखिए 214 के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि 214 के अंदर क्या लिख रखा है? 214 के अंदर यह लिख रखा है भारत का प्रत्येक राज्य का क्या होगा? एक हाईकोर्ट होगा भाई, एक हाईकोर्ट होगा। लेकिन 7वां संविधान संशोधन हुआ था, संशोधन 1956 के अंदर होता है। ये संशोधन कब होता है? 1956 के अंदर। इसमें यह भी लिख दिया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही हाईकोर्ट हो सकता है। कितना? 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक हाईकोर्ट हो सकता है। और इसी अधिनियम के, इसी संशोधन के द्वारा अब वर्तमान के अंदर आपने सुना होगा, अब वर्तमान के अंदर आप देखिए 25 हाईकोर्ट है। वर्तमान के अंदर 25 हाईकोर्ट है। और देखिए 1 जनवरी 2019 को जो नवीनतम हाईकोर्ट बनाता है 25वां, वो अमरावती के अंदर है। अमरावती जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर है, ठीक है। उसके अलावा 2013 के अंदर जो हाईकोर्ट बने थे 3 नए, वो बने थे। एक तो मणिपुर बना था, मणिपुर और त्रिपुरा। उसके अलावा कौन सा बना था? मेघालय। ये 3 हाईकोर्ट उस समय बने थे अलग अलग, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। ये नवीनतम है। अब देखिए कुछ राज्यों के साथ में भी है, एक गुवाहाटी आता है। गुवाहाटी हाईकोर्ट के अंदर कितने हैं? तो देखिए एक तो असम खुद है, गुवाहाटी असम में पड़ता ना। एक असम है, एक आंध्र प्रदेश है, एक नागालैंड है और एक मिजोरम है भैया। ध्यान रखना मणिपुर बीच में आता है, लेकिन मणिपुर का खुद का हाईकोर्ट है, 2013 में स्थापित हो गया था, ठीक है ना। उसके अलावा एक बॉम्बे हाईकोर्ट है, बॉम्बे हाईकोर्ट मान लेते हैं, बॉम्बे या फिर मुंबई बोल देते हैं ना, मुंबई हाईकोर्ट, जिसके अंदर एक तो महाराष्ट्र है, एक गोवा है और एक आपके दमन, दीव, नागर हवेली, ठीक है। उसके अलावा एक कोलकाता हाईकोर्ट है, कोलकाता हाईकोर्ट है। इसके अंदर एक तो कौन सा है? पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल। उसके अलावा अंडमान निकोबार, ठीक है। उसके अलावा एक है मद्रास हाईकोर्ट, जिसके अंदर एक तो तमिलनाडु और एक है आपके पांडिचेरी या पदुचेरी, ठीक है। उसके अलावा आपके एक है केरल हाईकोर्ट या फिर लक्षद्वीप पे केरल हाईकोर्ट है ना, जिसके अंदर एक तो केरल खुद है और एक है लक्षद्वीप, ये भी आपको पता होना चाहिए। पंजाब जो चंडीगढ़ के अंदर है हाईकोर्ट, चंडीगढ़ हाईकोर्ट है। इसके अंदर जो पंजाब है, एक है आपके हरियाणा का है, ये भी आपको पता होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 और एक है आपके जम्मू कश्मीर के अंदर हाईकोर्ट, जम्मू कश्मीर के अंदर, जिसमें जम्मू कश्मीर भी है और एक है लद्दाख। ध्यान रखना ये हाईकोर्ट है जो कि संयुक्त हाईकोर्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। इनमें से कई बार प्रश्न आ चुका है। अनुच्छेद 214 के तहत प्रत्येक राज्य का एक हाईकोर्ट होगा। 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक हाईकोर्ट बनाया जा सकता है। और नवीनतम हाईकोर्ट 1 जनवरी 2019, 25वां हाईकोर्ट, वर्तमान में 25 हाईकोर्ट है भारत में, और नवीनतम हाईकोर्ट अमरावती जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर है। उससे पहले 2013 के अंदर नवीनतम हाईकोर्ट बना था 3, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। अब ये गुवाहाटी के अंदर 4 है, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम। मुंबई या बॉम्बे हाईकोर्ट के अंदर महाराष्ट्र या फिर गोवा, दमन, दीव, दादर, नगर हवेली। ये दादर है भाई, नागर लिख दिया मैंने ना, दादर है ना, दादर, दमन, दीव, दादर, नगर हवेली। कोलकाता के अंदर पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार। मद्रास के अंदर तमिलनाडु और पांडिचेरी या पदुचेरी। केरल के अंदर एक तो केरल खुद है, एक लक्षद्वीप वाला है, और ये कौन सा? चंडीगढ़ हाईकोर्ट जो कि जिसके अंदर पंजाब और हरियाणा है, और जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। ये हाईकोर्ट तो आपको सबको पता होना चाहिए 214 के तहत है, ये ध्यान रखना। उससे पहले भी आपको पता होगा 1862 के अंदर कलकत्ता
मद्रास और बॉम्बे हाईकोर्ट की पहली बार स्थापना की गई थी। उससे पहले 1866 के अंदर इलाहाबाद हाईकोर्ट की भी स्थापना हो चुकी थी, तो वो तो पहले की बात है। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए 214 के तहत क्या क्या कर रखे हैं। उसके अलावा हम देख लेते हैं 217 नंबर और देख लेते हैं। एक 217 नंबर, 217 में क्या है तो ध्यान रखना 217 के अंदर हाई कोर्ट के जज बनने की क्या है योग्यताएं दे रखी 217 में। ठीक है, 217 में हाई कोर्ट की जज बने। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, इसलिए मैं 217 पे जा रहा हूं सीधा, नहीं तो फिर हम एकदम लाइन से चलते हैं, लेकिन अभी ज्यादा टाइम लग जाएगा। 217 देखिए, जिसके अंदर हाई कोर्ट के जज बनने की योग्यताएं दे रखी है। अब योग्यताएं क्या क्या है? सुप्रीम कोर्ट की तो है भारत का नागरिक होना चाहिए, तो वे हाई कोर्ट के अंदर भी भारत का नागरिक होना चाहिए, ये बात यहीं पर लिखी है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर, दोनों की मैं साथ में बता रहा हूं कंपेयर करके, सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह लिख रखा है कि वो किसी भी उच्च न्यायालय के अंदर 5 साल क्या रहा हो, न्यायाधीश रहा हो। मुख्य न्यायाधीश की बात नहीं कर रहा है, न्यायाधीश रहा हो। लेकिन यहां पर लिख रखा है वो 10 साल तक किसी भी न्यायिक पद पर रहा हो। तो हाई कोर्ट के अंदर 10 साल तक किसी भी न्यायिक पद पर रहा हो, वहां पर लिख रखा है 5 साल तक किसी भी उच्चतम न्यायालय के अंदर न्यायाधीश रहा हो। लेकिन तीसरी इंपॉर्टेंट है, तीसरी यहां पर लिख रखी है वो किसी भी उच्च न्यायालय या फिर अधीनस्थ न्यायालय के अंदर 10 साल वकील रहा हो, वहां पर भी लिख रखा है 10 साल तक वकील रहा हो। लेकिन वहां पर एक और एक्स्ट्रा लिख रखी है, वो लिख रखी है राष्ट्रपति की नजर के अंदर क्या होना चाहिए, विधि विशेषज्ञ, जबकि वो हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में विधि विशेषज्ञ शब्द की कुछ भी नहीं लिख रखा है। उसके अलावा ये 217 के अंदर योग्यताएं दे रखी है, ये ध्यान रख लेना 217 के अंदर। और 217 के अंदर ही ये लिख रखा है सुप्रीम कोर्ट का जज न्यूनतम उम्र का उल्लेख ना यहां पर है ना वहां पर है, ध्यान रख लेना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर न्यूनतम उम्र 65 साल है, जबकि हाई कोर्ट उच्च न्यायालय के अंदर न्यूनतम उम्र 65 की जगह 62 वर्ष है। ठीक है, वहां पर 65 है और यहां पर 62 वर्ष है, यह भी ध्यान होना चाहिए, 62 वर्ष की उम्र। उसके अलावा यह भी आप ध्यान रख सकते हैं जो हाईकोर्ट के न्यायाधीश हैं उनको शपथ राज्यपाल महोदय दिलाते हैं, और जब भी इनकी नियुक्ति है वो कौन करते हैं, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। लेकिन राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश जो कि सीजेआई हाई सुप्रीम कोर्ट के, उनसे भी सलाह मशवरा करते हैं और हाई कोर्ट के न्यायाधीश से पूछते हैं। उसके अलावा जिस राज्य के अंदर है उन राज्यपाल से भी पद पूछते हैं या फिर उनसे सलाह लेते हैं। उसके बाद में नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति के वो राज्यपाल उनको शपथ दिलाते हैं। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अमेंडमेंट और कभी और आएगा, अगला अनुच्छेद और देख लेंगे, अगले कोई प्रश्न आएगा, कभी आता ही रहता है प्रश्न, नहीं तो फिर टाइम ज्यादा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। तो ये पता होना चाहिए भाई, ये नवीनतम हाईकोर्ट, यस यहां से कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो आप ध्यान रख लेना। यहां से प्रश्न आता है 214 तैयार होना चाहिए, 217 याद होना चाहिए, 62 वर्ष उम्र ये भी ध्यान होना चाहिए। 62 वर्ष उम्र कौन सा संविधान संशोधन, 15वां संविधान संशोधन है ना, 15वां संविधान संशोधन के द्वारा ये उम्र 62 वर्ष की थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और ये क्वेश्चन तो सबका फेवरेट है भाई, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, आप देख लीजिएगा ये सवाल कितना घुमा फिर के पूछा गया है। देखिए 9 दिसंबर 1940, ये सबको पता होता है कि पहली बैठक हुई थी, से भारत के संविधान सभा कितने समय तक अस्तित्व में रही। अब ये पूछ रहा है 9 दिसंबर 1940 से भारत के जो संविधान सभा है कितने समय तक अस्तित्व में रही। अब देखिए सबसे पहली बात तो इस प्रश्न क्या कि 2 वर्ष 11 माह 17 दिन, या फिर 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, या फिर 2 वर्ष 11 माह 19 दिन, या फिर 3 वर्ष 1 माह 16 दिन। अब सबको यही लगता है कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन समय लगा था, यही इस प्रश्न का आंसर है, लेकिन ये इस प्रश्न का आंसर नहीं है। इस प्रश्न का आंसर 3 वर्ष 1 माह 16 दिन है। अब क्यों है ये देखिए, इधर आएगा, आप इधर आएगा। संविधान के अंदर ऐसी बात है कि संविधान के अंदर वाचन तो 3 हुए थे, ध्यान रखना, वाचन कितने हुए, 3 वाचन हुए थे। ठीक है, वाचन 3 हुए थे। अधिवेशन कितने हुए थे, अधिवेशन, अब अधिवेशन कितने हुए थे, ध्यान रखना, अधिवेशन 11 या फिर 12। अब ये प्रश्न के अनुसार आपको देख के चलना होगा कि 11 है या 12। यहां पर ये अधिवेशन 12 मान रहा है, इसलिए ये आंसर सही है। लेकिन अगर वो 11 मानता तो फिर ये वाला आंसर सही होता, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ये वाला। ठीक है ना, तो वो 12 अधिवेशन माना, इसलिए ये सही हुआ है। अब देखिए प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, प्रथम अधिवेशन जो कि आपके ये हुआ था 9 दिसंबर 1940, 9 दिसंबर से
23 दिसंबर तक चला था ये, ठीक है, ये 1946 तक चला था। तो ये ध्यान रखना, पहले अधिवेशन की तारीख ध्यान रखना। अब देखिए अंतिम जो 11वां अधिवेशन हुआ था, 11वां अधिवेशन, उसकी तारीख जो इस ऊपर वाले 11वां अधिवेशन के हिसाब से देखा जाए तो यह है 26 नवंबर 1949। ये 11वां अधिवेशन की लास्ट तारीख है भैया, ठीक है ना, ये अंतिम तारीख है जहां यहां पर हुआ था, ये अंतिम डेट मानी थी, ठीक है। जब जिस तरीके से ये यहां पर समाप्त हुआ ना 23 दिसंबर, तो यह यहां पर समाप्त हुआ था 26 नवंबर। जबकि 12वां अधिवेशन कब हुआ था, इसकी तारीख क्या है, तो ये मानता है 24 जनवरी 1950, और यही है संविधान सभा की अंतिम बैठक, और यही 12वां अधिवेशन 24 जनवरी 1950 तक 3 वर्ष 1 माह 16 दिन होते हैं, और ये यहीं से काउंट किया गया, और ये यहीं से प्रश्न आया था भाई, तो ध्यान रखना, प्रश्न ऐसे भी आ सकते हैं। अब देखिए 3 वाचन हुए थे, यह प्रश्न इंपोर्टेंट है, आपको अधिवेशन 11 और 12 दोनों पता होना चाहिए। अगर 12वां दे रखा है तो फिर आपको 24 जनवरी 1950 काउंट करनी होगी, अगर ये तारीख नहीं देते तो फिर 11वां वाला सही था, ठीक है। अब देखिए वाचन 3 वाचन हुए थे। एक तो हुआ था 4 नवंबर, ऐसे याद कर लो, 4 से 9 नवंबर 1948 तक हुआ था ये पहला वाचन, और एक हुआ था 15 नवंबर 1948 से, और कब तक हुआ था, 17 अक्टूबर 1949 तक। 49 है भैया यहां पर, ठीक है, ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ, अब एक बचा तीसरा, और तीसरा कब से कब हुआ था, तो ध्यान रखना 14 नवंबर से 24 नवंबर 1949। तो ये ध्यान रखना 3 वाचन हुए थे, अधिवेशन 11-12 हुए थे, दोनों याद होने चाहिए। तो ये सबको ये पता होना चाहिए, वाचन 3 हुए, वाचन अलग है, अधिवेशन अलग है, ये आपको पता होना चाहिए। अब उसके अलावा देखिए, जब संविधान सभा, कुछ मैं संविधान सभा के बारे में भी कुछ जानकारी दे देता हूं, ठीक है। अब देखिए संविधान सभा तारीखों के बारे में मैं बहुत बार बता चुका हूं, आज कुछ नया ले लेते हैं, ठीक है। संविधान सभा के अंदर टोटल सदस्य 300 जिस समय बनी थी उस समय 389 थे, लेकिन भारत विभाजन के बाद, यानी विभाजन के बाद कितनी बच गई, 324 बच गए थे, और लेकिन हस्ताक्षर किए थे उस समय 284 सदस्य थे भैया। कितने थे, 284 सदस्य थे जब संविधान लागू हुआ था। ध्यान रखना, जब संविधान लागू हुआ, देखिए एक तारीख आती है, कौन सी अभी लिखी थी यहां पर, 26 नवंबर 1949। इस दिन क्या हुआ था, इस दिन संविधान को अंगीकृत कर लिया था, है ना। तो यहां पर क्या है ना, 16 अनुच्छेद लागू हो गए थे। कितने अनुच्छेद, 16 अनुच्छेद लागू हो गए थे, यह ध्यान रखना। जबकि पूरा संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। एक और इंपॉर्टेंट है, इन संविधान सभा के अंदर एक फैक्ट और ध्यान रखना, संविधान सभा के अंदर जो महिलाओं की संख्या थी वो कितने थे, तो ध्यान रखना ये 15 थी, क्योंकि अलग अलग फैक्ट है, 15 भी आ रहा है, 16 भी आ रहा है, तो अब ध्यान रखना महिलाएं 15 थी भाई, ठीक है। जबकि 16 अनुच्छेद लागू हो गए थे, बाकी वाले उस दिन हुए थे लागू कब, 26 जनवरी 1949 और 24 जनवरी 1950। ये तारीख कई बार पूछी गई है, और यही संविधान सभा की अंतिम बैठक है भैया, अंतिम बैठक है, यह भी आपको पता होनी चाहिए। 284 सदस्य पता होना चाहिए, हस्ताक्षर करेगा 26 नवंबर को 16 अनुच्छेद लागू हुए। उसके अलावा संविधान सभा के जो पहली 15 महिलाएं थी, लेकिन ये पहली बैठक के अंदर 9 महिलाएं ही उपस्थित थी, ये भी आपको पता होना चाहिए, कई बार ऐसे भी पूछा जा सकता है। उसके अलावा संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष है सच्चिदानंद सिन्हा थे। फिर अगले जो 11 तारीख, पहली बैठक 9 दिसंबर 1940 को होती है, दूसरी बैठक 10 दिसंबर को होती है, लेकिन तीसरी बैठक के अंदर जब 11 दिसंबर 1940 को बैठक होती है, इस बैठक के अंदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। फिर बाद में अगली बैठक 12 को होती है, लेकिन 13वीं बैठक इंपॉर्टेंट है, 13 दिसंबर 1940 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देशीय प्रस्ताव संविधान सभा के सामने रखा जाता है 13 दिसंबर 1940 को। फिर 22 जनवरी 1947
22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को पास कर दिया गया। जो उद्देश्य प्रस्ताव वही है जिसकी आज हम उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तावना या उद्देशिका के रूप में देखते हैं ना। और फिर 22 जुलाई 1947 को जो आज का तिरंगा है उसको स्वीकार कर लिया था। उसके बाद में एक तारीख आती है 26 नवंबर 1949 संविधान को अंगीकृत किया गया। यहां पर 16 अनुच्छेद लागू हो गए थे। 24 जनवरी 1950 जो कि अंतिम बैठक थी, 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बनता है और इसी दिन पूरा संविधान लागू होता है। और लागू क्यों होता है? क्योंकि हमने 1930 के अंदर रावी नदी के किनारे पहले से ही तिरंगा फहरा चुके थे और उसी की याद में हमने यहां पर मनाने का या फिर यहां पर पूरा संविधान लागू करने की घोषणा की थी। उसके अलावा संविधान सभा के जो सलाहकार थे वो BN राव थे, बेनेगल नरसिंह राव थे, ये भी ध्यान रखना। प्रारूप समिति आप ध्यान रख सकते हैं, 29 अगस्त 1947 को इसके प्रारूप समिति की स्थापना हो गई थी, है ना। तो चलें आगे और ध्यान रखना। अब आप मुझे यह बताइएगा जो प्रारूप समिति है उसकी जो स्थापना की थी वो किसके प्रस्ताव पर प्रारूप समिति की स्थापना की थी? अब आप कमेंट करके मुझे बताएगा, ठीक है ना, क्योंकि मैंने पिछली क्लास के अंदर बताया था। अब आप जरूर बताएगा मुझे कि प्रारूप समिति की किसके प्रस्ताव पर स्थापना की गई, प्रारूप समिति की स्थापना किसके प्रस्ताव पर, यह आपको बताना है। अब देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है, क्या यह सही है? इसमें संघीय मंत्रिमंडल के सदस्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक शामिल होते हैं। तो भाई ये तो बात सही है, प्रधानमंत्री के द्वारा ही इसकी अध्यक्षता की जाती है, यह भी एकदम सही है। इसमें संघीय मंत्रिमंडल के सदस्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक शामिल होते हैं, ये बातें एकदम सही है। इसमें नीति आयोग के सदस्य शामिल होते हैं, यह भी बात सही है। अगला देखिए, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री भी इसमें परिषद की विचार विमर्श की कार्यवाही के लिए आमंत्रित किए जाते हैं, यह भी बात एकदम सही है। ये चारों बातें एकदम सही है, चारों ऑप्शन में इसी में है, चारों बातें इसके अंदर एकदम सही है। अब देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद और इससे पहले देखिए आपको बताते हैं 15 मार्च, ध्यान रखना, 15 मार्च 1950 क्या स्थापना होती है? यहां पर योजना आयोग की स्थापना होती है भैया, योजना आयोग की स्थापना होती है, ठीक है, योजना आयोग की स्थापना होती। ये योजनाएं बनाते थे जो भी भारत के अंदर 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली ना, उन 12 पंचवर्षीय योजना को बनाने वाली यही आयोग है, ठीक है। और यह आयोग पंचवर्षीय योजना को बनाता था, पंचवर्षीय योजना को बनाया था और यह योजना को बनाता था, लेकिन उनका मूल्यांकन करने के लिए, उन योजनाओं का मूल्यांकन करने के लिए किस संस्था या किस आयोग की स्थापना की गई, किस परिषद का? तो ध्यान रखना, 6 अगस्त 1952 किसका स्थापना की गई? यह स्थापना की गई राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी। यह आपको पता होना चाहिए, कई बार यह प्रश्न पूछा गया है राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना, लेकिन हुआ ऐसे 2014 के बाद जब सरकार आती है मोदी जी की, तो फिर योजना आयोग की जगह अब नीति आयोग की स्थापना कर दी गई है, नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग। और इसकी स्थापना कब की गई? इसकी 1 जनवरी 2015 को स्थापना की गई। पहले जो योजना आयोग काम करता था वही काम अब नीति आयोग कर रहा है, ठीक है ना। नीति आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री खुद होते हैं, यह आपको ध्यान रखना, यहां पर अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री खुद हैं। और नीति आयोग के अभी वर्तमान में सुमन बेरी इसके क्या है, उपाध्यक्ष है, यह भी आप ध्यान रख सकते हैं। और प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते भी, अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री होते हैं इसके, और सुमन बेरी लिख सकते हैं आप इसके उपाध्यक्ष है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। 15 मार्च 1950 योजना आयोग जो कि भारत के अंदर जो 12 पंचवर्षीय योजना चली ना, उन योजनाओं को इसी संस्था ने, इसी आयोग ने स्थापना की। उन योजनाओं का मूल्यांकन, यानी कि वो योजनाएं सही ढंग से इंप्लीमेंट हो रहे हैं या फिर वो उनके ऊपर जो पैसे आवंटित हो रहे हैं वो सही ढंग से यूज हो रहे हैं या ना हो रहे, उन योजनाओं का वो सब मूल्यांकन राष्ट्रीय विकास परिषद करती थी। राष्ट्रीय विकास परिषद का भी मुखिया प्रधानमंत्री खुद होता था। और अभी नीति जो योजना आयोग है इसकी जगह भी अब यह आ गया, और इसका भी हेड इसका हेड भी प्रधानमंत्री होता है, इसका भी हेड प्रधानमंत्री ही होता था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो चलें आगे। और इसके अंदर जो अभी राष्ट्रीय विकास परिषद के अंदर ये सभी शामिल थे, और ये के ये सदस्य अब नीति आयोग के अंदर भी शामिल हो रहे हैं, ठीक है ना, प्रधानमंत्री वगैरह, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए आपको, ये प्रश्न बार बार आ रहा है।
और अगला प्रश्न देखिए, यह प्रश्न तो कई बार पूछा भी गया है। आपने जितने भी प्रश्न लिए हैं हर प्रश्न इंपोर्टेंट है, हर प्रश्न चपने लायक है भाई। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समूह भारत के संविधान में उल्लेखित मूल कर्तव्य के तहत प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत शामिल है? कौन सा हुआ है? क्या वो झील, पर्वत, वन्यजीव है, या फिर वन, झील, नदी, वन्यजीव है, या फिर वन, झील, पर्वत और वन्यजीव है, या फिर वन, झील, नदी और पर्वत है? तो ध्यान रखना भाई, पर्वत नहीं है। एक तो ध्यान रखना आप, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है पर्वत को शामिल नहीं किया गया, इसलिए मतलब पहला ऑप्शन वैसे भी गलत हो गया। इसके अंदर भी पर्वत है, पर्वत को शामिल नहीं किया गया है, यह भी गलत हो गया, और पर्वत को नहीं शामिल किया गया है तो गलत हो गया। इसका मतलब सही आंसर तो आपका दूसरा ऑप्शन एकदम सही है। ध्यान रखना, दूसरा ऑप्शन एकदम आपका सही है। कौन सा ऑप्शन? दूसरा ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन सही है एकदम, क्योंकि पर्वत शामिल नहीं है, वन है, झील है, नदी है, वन्यजीव है। वन, झील, नदी, वन्यजीव, पर्वत को शामिल क्या करा भाई? पर्वत को शामिल नहीं किया गया है। ध्यान रखना, आप ऐसे ही पकड़ना, पर्वत शामिल नहीं है, वन, झील, नदी, वन्यजीव शामिल है। अब ये क्या है? अब देखिए वहां पर लेकर रखा है मूल कर्तव्य। अब मूल कर्तव्य देखिए, संविधान का जो संशोधन होता है 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन कब होता है? ये 1976 को होता है भाई, 1976 में होता है। और किसके समय होता है ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, इंदिरा गांधी के समय होता है, इंदिरा गांधी के समय, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। क्या क्या परिवर्तन होते हैं भारतीय संविधान के अंदर? एक तो मूल कर्तव्य जोड़े गए भाई, भारतीय संविधान के अंदर मूल कर्तव्य जोड़े गए, मूल कर्तव्य जोड़े गए। कितने जोड़े गए थे? 10 जोड़े गए। तो सर जी आप तो हमें 11 बता रहे हैं भाई, 1 मिनट बता रहे हैं। 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, मूल संविधान के अंदर नहीं थे लेकिन बाद में जोड़े गए थे 10 मूल कर्तव्य। ये ध्यान रखना कहां जोड़े गए, तो ध्यान रखना, अरे ये लिख दिया गलत हो गया, 51 क के अंदर, ठीक है। 51 क के अंदर मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। और ये किस देश से लिए गए थे? यूएसएसआर, ठीक है। अभी का जो रूस है वो पहले यूएसएसआर था, है ना। 1991 के बाद में रूस के टुकड़े हो गए और रूस खुद यूएसएसआर के टुकड़े हो गए थे, फिर रूस अस्तित्व में आता है, ठीक है। सॉरी, तो ठीक है, ये मूल कर्तव्य जोड़ा गया। लेकिन सर 11वां मूल कर्तव्य, हाँ भाई 11वां मूल कर्तव्य वो कौन सा था? 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन के द्वारा यह मूल कर्तव्य जोड़ा गया 2002 के अंदर। क्या था? तो यह था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी किसकी होगी? माता पिता की होगी, माता पिता की होगी। यह बात यहां पर जोड़ी गई थी। मूल कर्तव्य के अलावा जो 42वां संविधान संशोधन होता है उसके और क्या क्या जोड़े गए थे तो देख लीजिएगा। एक तो इसमें यह जोड़ लिया गया। अब देखिए जो प्रस्तावना है अभी हम पढ़ के ही आए हैं। प्रस्तावना के अंदर 3 शब्द जोड़ दिए थे। एक तो पंथ निरपेक्षता, अंतनिरपेक्ष, एक समाजवाद, और क्या जोड़ा गया था? अखंडता जैसे ये 3 शब्द जोड़ दिए थे। और क्या जोड़ा था? तो देखिए नीति निर्देशक तत्व के अंदर क्या क्या जोड़े थे? एक तो देखिए 39A जोड़ा था, ठीक है। एक क्या जोड़ा? एक जोड़ा 43A जोड़ा, ठीक है। एक और क्या जोड़ा? 39A जोड़ा, 43A जोड़ा और एक जोड़ा 48A। क्या है सर जी इसमें? 39A में आपने कई बार पढ़ा होगा, निःशुल्क न्याय और आर्थिक रूप से कमजोर है तो निःशुल्क विधिक सहायता, ठीक है। 39A के अंदर निःशुल्क न्याय एवं विधिक सहायता उपलब्ध कराना अगर वो आर्थिक रूप से कमजोर है तो। 43A के अंदर उद्योगों के प्रबंधन के अंदर मजदूरों की भागीदारी। 48A के अंदर क्या है? 48 के अंदर तो पशु संपदा उनके बारे में दे रखा है, पशु क्षमता वगैरह को उनको आगे बढ़ाना, नस्ल सुधारना वो है। लेकिन 48A के अंदर पर्यावरण संरक्षण कैसे किया जाए, है ना, तो ये बातें जोड़ी गई। अब देखिए 4 नंबर एक और जोड़ा था, जो लोकसभा एवं विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 5 से बढ़ाकर क्या कर दिया था इन्होंने? 6 वर्ष कर दिया था भाई। 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया था। उसके अलावा एक चीज और है, वन, शिक्षा, नापतोल
नापतोल, इन सबको राज्य सूची से, इन सबको जो राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिया था, समवर्ती सूची में ऐड कर दिया था। ठीक है, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो ये तो पॉइंट आपको पता होना चाहिए। नीति निर्देशक तत्व ये जोड़े गए थे, प्रस्तावना के अंदर ये बदलाव किया गया, मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। और मूल कर्तव्य आप सबको पता होगा, सरदार सरवण सिंह समिति की सिफारिश पर यह शामिल किया था। ठीक है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। नीति निर्देशक पता है, और लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल भी कम कर दिया गया था। उसके अलावा भी कुछ न्यायिक समीक्षा के रूप में भी सुप्रीम कोर्ट की कुछ पावर कम की गई थी। उसके अलावा आपातकाल के अंदर कुछ प्रावधानों के अंदर उसमें भी बदलाव किए गए। आपातकाल के प्रावधान के तौर पर संसद को या फिर केंद्र सरकार को और मजबूत बनाया गया था। ठीक है ना, तो ध्यान रखना, मूल कर्तव्य 10 जोड़े गए थे। कब जोड़े गए थे? तो आपके 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमने रूस से लिए हैं, या फिर यूएसएसआर से लिए, सोवियत संघ से, या फिर 83वां संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य 6 से 14 वर्ष, माता पिता की जिम्मेदारी पढ़ाने की, प्रस्तावना के अंदर पंथ निरपेक्ष, समाजवाद, अखंडता जैसे सब जोड़े गए थे 3। ठीक है, उसके अलावा नीति निर्देशक तत्व में 39A जो कि जो गरीब है, जिनका आर्थिक सहायता नहीं उपलब्ध है, आर्थिक धन की कमी है, तो उनको न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। 43A के उद्योगों के अंदर प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी। 48A के अंदर पर्यावरण का संरक्षण कैसे किया जाए। लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल घटा के 5 वर्ष से घटाया नहीं है, 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया था। और वन, शिक्षा, नापतोल जैसे विषय भी राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल कर दिया। आगे 44वां संविधान संशोधन और आएगा, अभी उसके बारे में भी हम आगे वाली क्लास में, आगे अभी प्रश्न आ रहा है, आगे वाली क्लास क्या, अभी आगे प्रश्न आएगा उसमें पढ़ लेंगे। चलते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, और यह प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से राज्य विधानसभा के साधारण निर्वाचन की अधिसूचना जारी कौन करता है? क्या भारत का निर्वाचन आयोग करता है, या फिर राष्ट्रपति करता है, या फिर राज्यपाल करता है, या फिर राज्य निर्वाचन आयोग करता है? तो इसकी अधिसूचना राज्यपाल करता है। ध्यान रखना, जो भी राज्य विधानसभा के साधारण निर्वाचन अगर होंगे तो उसकी सूचना, ध्यान रखना, चुनाव ये करवा रहा है, ये चुनाव तो भारतीय निर्वाचन आयोग करा रहा है, भारतीय निर्वाचन आयोग चुनाव तो जरूर करा रहा है, लेकिन उसकी अधिसूचना राज्यपाल जारी करेगा। ये सबको पता होना चाहिए। अब राज्यपाल के बारे में तो हम कल ही पढ़ के आए थे, उस क्लास के अंदर पढ़ा था, फिर भी वापस बता देते हैं। भाग 6 के अंदर है, अनुच्छेद 153 से 167 तक इनका वर्णन है। अब इनमें से आज हम, अब देखिए 153 के अंदर भारत के प्रत्येक राज्य के अंदर एक राज्यपाल होगा। 154 के अंदर राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में नियत होगी। ठीक है, 154 के अंदर क्या था, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। 153 हो गया, 154 के अंदर तो वो था ना, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में नियत होगी। ठीक है, संघ जिस तरीके से संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में नियत होती, उसी प्रकार राज्य के अंदर यह होता है। 155 के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति के पर्यावसांत पर्यंत ही उनका कार्यकाल भी होता है, यह भी आप ध्यान रखें। 156 इनका कार्यकाल है, 5 वर्ष निर्धारित कर रखा, वैसे राष्ट्रपति के प्रशांत पर्यंत ही होता है। उसके अलावा 157 और 158 हम जरूर यहां पर देख लेते हैं। 157 और 158 इसके अंदर योग्यताएं दे रखी हैं, योग्यताएं हैं किसकी, राज्यपाल की। ठीक है, यहां पर क्या है, शर्तें हैं, इंपोर्टेंट है भैया, कई बार प्रश्न आ चुका है। योग्यताएं क्या है, 2 योग्यताएं हैं। एक तो वो क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। और दूसरी तो सबको पता होगा, 35 वर्ष आयु होनी चाहिए भैया। छोटे बेटे व्यक्ति तो कैसे बना सकते हैं, कम से कम 35 वर्ष आयु पूरी होनी चाहिए। अब देखिए शर्तों के अंदर यह लिख रखा है कि वो लोकसभा या फिर विधानसभा का किसी का भी सदस्य नहीं हो सकता है। ठीक है ना, अगर वो सदस्य होता है तो जिस दिन से उसने राज्यपाल का पद धारण किया है उसी दिन से ये पद रिक्त माने जाएंगे। ये आपका स्पष्ट तौर से इसमें लिख रखा है। ठीक है, दूसरा, जो भी शर्तें हैं, सेवाएं हैं, वो सभी वो यूज कर सकता है। कौन, राज्यपाल महोदय, ये भी आप ध्यान रखना। और इनका जब भी ये पद पर बैठे हैं, इनका अलाभकारी कटौती नहीं की जा सकती है, यह भी आप ध्यान रखना, कटौती नहीं की जा सकती। और चौथा पॉइंट जो है क्या है, देखिए, जो कि लाभ का पद धारण नहीं करेंगे, लाभ का पद धारण
नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। तो ध्यान रखना ये चार लिख रखे हैं। लोकसभा विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, किसी भी राज्य के अंदर अगर लोकसभा और विधानसभा का सदस्य है तो फिर राज्यपाल का जैसे ही इन्होंने पद की शपथ ग्रहण की उसी दिन से यह पद रिक्त माना जाएगा। शर्तें हैं सेवा का ये उपयोग कर सकते हैं, जितने भी इनको शर्तें या फिर जो भी इनको सेवाएं उपलब्ध करा रखी हैं, जो भी इनका सुविधाएं दे रखी हैं, उन सबका ये यूज कर सकते हैं। पद के जब भी ये पद पर होंगे इनके ऊपर, उन पद के ऊपर अलाभकारी यानी कि इनकी जो भी क्या बोलते हैं इनकम क्या जो भी इनको सैलरी मिलती है या फिर इनके अंदर जो भी भत्ते वगैरह मिलते हैं उनमें कटौती नहीं की जा सकती है और लाभ का पद धारण नहीं करेंगे, लाभ का पद धारण नहीं करेंगे। लेकिन ध्यान रखना राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और मंत्री परिषद, कोई भी मंत्री है और किसी भी मंत्री परिषद के अंदर राज्य या केंद्र में, तो वो लाभ का पद नहीं होगा, ठीक है। उसके अलावा 159 के अंदर शपथ का उल्लेख है। शपथ कौन दिलाता है इनको? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश इनको शपथ दिलाता है और राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। तो ये पता होना चाहिए, मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए भाई, 153 से 167 तक ये सबको पता होना चाहिए। राज्यपाल वाला टॉपिक जरूर पूछता भी। उसके अलावा राज्यपाल महोदय 213 के तहत क्या कर सकते हैं? अध्यादेश जारी कर सकते हैं, है ना। 174 के तहत ये विधानसभा का सत्र आउट कर सकते हैं, उसको सत्रावसान कर सकते हैं, उसका विघटन कर सकते हैं, लेकिन स्थगन नहीं है। 176 के तहत ये क्या कर सकते हैं? 176 के तहत ये विशेष अभिभाषण दे सकते हैं। 175 के तहत ये संसद के दोनों, सॉरी संसद नहीं, विधानसभा के एक सत्र या फिर दोनों सदनों के अंदर अपना संदेश भेजने का अधिकार भी रखते हैं। 200 के तहत ये विधेयक पर सहमति दे सकते हैं या 200 के तहत अपना विधेयक कहां भेज सकते हैं? राष्ट्रपति के लिए स्वीकृति के लिए भेज सकते हैं। और 201 के तहत वो राष्ट्रपति उस पर क्या करता है? प्रतिक्रिया देता है। तो ये सबको पता होना चाहिए, ठीक है ना, पूरे अनुच्छेद पता होना चाहिए राज्यपाल से जितने भी है। अगला देखिए, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में तो हम वैसे भी पढ़ के भी आ चुके हैं। इस प्रश्न के बारे में तो हम पहले से ही पढ़ लिया था, और लेकिन देख लीजिएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? धर्म, न्याय, स्वतंत्रता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता या अखंडता, समानता, बंधुत्व, धर्म या फिर लोकतंत्र, गणराज्य, न्याय। तो ये शब्द हैं आपके समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, एकता, अखंडता, जो कि 1976 के अंदर होता है और इसके द्वारा ही हमारे ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा जाता है। ये प्रश्न हम करके आए, इसलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अच्छा है, ये प्रश्न आ गया, देख लो। अभी मैंने बोला था 44वां संविधान संशोधन, ये देखिए 44वां संविधान संशोधन आ गया। देखिए, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार कब बनाया गया? क्या वो 42वां संविधान संशोधन था या फिर 44वां संविधान संशोधन था, 24वां संविधान संशोधन था या फिर 52वां संविधान संशोधन था? तो ये सीधा आंसर इसका तो यह है 44वां संविधान संशोधन। देखिए 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन कब होता है? ये 1978 के अंदर होता भाई, यह बात पता होनी चाहिए। किसके समय होता है? मोरारजी देसाई के समय। मोरारजी देसाई के समय क्या किया था इन्होंने? संपत्ति के अधिकार को क्या बना दिया? संपत्ति के अधिकार को क्या बना दिया? विधिक अधिकार बना दिया। इसके अलावा भी इन्होंने बहुत कुछ किया था। क्या किया था? इन्होंने वापस से जो लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल जो कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया, उसको वापस से कितना कर दिया? 5 वर्ष कर दिया था। एक बात के हिसाब से देखा जाए, जितने भी उसके अंदर बदलाव हुए थे, जो भी बदलाव है उनको वापस से कुछ बदलाव वापस किए गए, जो कि सब के सब किससे किए थे? 44वां संविधान संशोधन के द्वारा ही किए गए थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 44वां संविधान संशोधन कई बार पूछा गया है, जो कि, और 42वां तो आपको सबको पता है, 52वां भी आपको सबको पता होगा, दल बदल से संबंधित है। दल बदल से संबंधित है, ठीक है ना, जो कि 10वीं अनुसूची के अंदर शामिल किया गया, दल बदल। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, आज का ये लास्ट क्वेश्चन ही हो सकता है अभी। अब ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं? तो देखिए, क्या 123 के तहत या फिर 213 के तहत या 313 के तहत या फिर 13? ध्यान रखना, 213 के तहत राज्यपाल है वो 213 के तहत क्या जारी कर सकते हैं? अगर विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा है तो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अध्यादेश
जारी कर सकते हैं, जबकि 123 के तहत राष्ट्रपति अगर संसद का सत्र नहीं चल रहे हैं तो फिर ये अध्यादेश जारी कर सकते हैं, अध्यादेश। ठीक है ना, ये था अपना आज का सेशन। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये सेशन कैसा लगा। आगे भी हमारी ये क्लासें जारी रहेगी, आप लगातार अपनी तैयारी को जारी रखेगा और जितना हो सके हमारे द्वारा दिया गया कंटेंट आप उसका यूज करिएगा, जितना लाभ हो सके आप लीजिएगा। और आप पूरी क्लास देखने के बाद में ये जरूर बताएगा आपको ये क्लास कैसी लगी। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, एक ऐसा ही धमाकेदार बहुत टॉप क्वेश्चन जो कि परीक्षा के हुबहू हूबहू छपने की क्षमता रखते हो, ऐसे ही क्वेश्चन लेके आएंगे अगली वाली क्लास के अंदर। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी तैयारी को जारी रखेगा और अपना मेहनत करते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, है ना।